अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लेट, इट मींस लॉ एडमिशन टेस्ट। तो लॉ एडमिशन टेस्ट से मुराद ये है कि अगर आपने LLB करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको LLB में एडमिशन लेने के लिए आपको एक टेस्ट पास करना होगा, एंड दैट टेस्ट इज़ कॉल्ड लेट, इट मींस लॉ एडमिशन टेस्ट। और आप लेट के मतलब जो है, ये हमारा एपिसोड नंबर 3 देख रहे हैं। इससे पहले हमने लेट की तैयारी के सिलसिले में 2 एपिसोड जो है वो अपलोड किए हैं, और आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है। और टू पास द लेट टेस्ट कंडक्टेड बाय HEC फॉर द LLB प्रोग्राम, स्टूडेंट्स मस्ट हैव एट लीस्ट 50 मार्क्स। तो स्टूडेंट्स, और याद रखिएगा कि लेट टेस्ट जो है क्यों ज़रूरी है। अगर आपने LLB प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेना है, तो LLB प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आपको लेट टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा। और ये टेस्ट जो है ये HEC की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। और लेट टेस्ट जो है वो टेस्ट आपका होगा 100 मार्क्स का, और उसमें से आपने कम अज़ कम 50 मार्क्स लेने हैं। पासिंग मार्क जो है वो 50 हैं। 50 मार्क्स के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए तैयारी जो है उसको ज़ोरों पे रखें। चंद दिन रह गए हैं आपके एग्ज़ाम, आपका जो टेस्ट होने वाला है। तो इससे पहले कि टेस्ट आपके सर पे आन पहुँचे, सर पे तो यकीनन वो आन पहुँचा है, तो तैयारी जो है, अपना सारा वक्त जो है इस टेस्ट को तैयारी के लिए सर्व कर दें। और बाकी जो इधर उधर की सरगर्मियाँ हैं उनको थोड़े अरसे के लिए जो है वो थोड़ा कम कर दें, ताकि टेस्ट के अंदर जो है आपकी जो प्रोग्रेस है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट आप देखिएगा, इंस्ट्रक्शन के हवाले से है लेट एंट्री टेस्ट कंडक्टेड बाई HEC, हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से जो है ये लेट टेस्ट जो है टू गेट द एडमिशन इन LLB प्रोग्राम कंपलसरी करार दिया गया है। कोई भी स्टूडेंट LLB में जो एडमिशन लेना चाहता है वो लेट टेस्ट को पास किए बगैर जो है वो HEC की तरफ से पाबंदी है कि उसमें एडमिशन लेने का अहल नहीं होगा। और पासिंग मार्क्स कितने हैं? 50 मार्क्स जो हैं आउट ऑफ 100, आपको 50 मार्क्स लेना ज़रूरी हैं। अगर आपके 50 से कम मार्क्स होंगे तो आप जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। नंबर 2 देखिएगा, FA FSC A लेवल आर इक्वलेंट विद मिनिमम 55% मार्क्स। तो कौन लोग जो हैं ये टेस्ट देने के अहल होंगे? उसके आपने FA में या FSC में या A लेवल के अंदर या इन तीनों डिग्रियों के इक्वलेंट कोई भी डिग्री आपने की हुई है, तो उसमें आपके मिनिमम जो है 55% मार्क्स होना ज़रूरी हैं। जिन लोगों के 55% से मार्क्स FA में, FSC में, A लेवल में या किसी और इक्वल डिग्री से कम है 55% से, तो फिर आप ये टेस्ट देने के भी अहल नहीं होंगे और आपका एडमिशन भी नहीं होगा। और नंबर 3 इंस्ट्रक्शन है 1/4 टोटल मार्क्स ऑफ मैट्रिक। मेरिट कैसे बनेगा? लेट में आपके जितने नंबर होंगे वो, और उसके बाद आपके जो नंबर हैं मैट्रिक के अंदर जो आपने नंबर लिए हुए हैं उनका 1/4 जो है लिया जाएगा। और टोटल मार्क्स ऑफ FA FSC, तो FSC के टोटल मार्क्स होंगे। मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि एक स्टूडेंट जो है वो लेट टेस्ट के अंदर जो है वो 70 नंबर लेता है, और उसके बाद मैट्रिक में जितने भी उसके नंबर हैं तो उसका 1/4 जो है वो लिया जाएगा, ये प्लस हो जाएंगे। और FA FSC में जितने आपके नंबर हैं, अगर आपके नंबर 850 हैं तो वो ऐड कर दीजिएगा। इस तरह आपका मेरिट बन जाएगा, और उस मेरिट की बुनियाद के ऊपर जो है आपका LLB प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एडमिशन होगा। नेक्स्ट है टाइम की क्या नौयत होगी। यू हैव ए टोटल ऑफ 2 आवर्स 120 मिनट्स टू कंप्लीट द टेस्ट। आपका जो टेस्ट है वो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि 100 नंबर का होगा, उसमें 75 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, और 15 नंबर का जो है ऐसे राइटिंग करनी है, और 10 नंबर की जो है आपने सेल्फ स्टेटमेंट लिखनी है। और इस 100 मार्क्स के लिए आपको जो टाइम दिया जा रखा है वो 120 मिनट्स हैं, यानी 2 घंटे का टाइम आपको दिया जा रहा है, जो कि बहुत काफ़ी टाइम है। ऑब्जेक्टिव का जो पोर्शन है आप आसानी के साथ बहुत कम वक्त में कर लेते हैं। ज़्यादा वक्त आपने ऐसे को देना है, और ज़्यादा वक्त आपने जो है वो सेल्फ स्टेटमेंट को, पर्सनल स्टेटमेंट जो आपने लिखनी है, पर्सनल स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। यहाँ से हमारे इस का आगाज़ कर रखे हैं। लॉ एडमिशन टेस्ट लेट बाई HEC इज़ कंपल्सरी विद 50% मार्क्स। याद रखिएगा कि LLB में एडमिशन कर लेने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपने लेट टेस्ट के अंदर कम अज़ कम 50% मार्क्स लिए हों, यानी 100 में से आपके 50 नंबर का होना ज़रूरी है। और आप देख रखे हैं हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच।
और यहाँ से जो है इस वीडियो का आगाज़ होता है। इस वीडियो के अंदर जो है हमने जो आपका जो लेट टेस्ट होगा उसमें जितने भी चीज़ें आ रही हैं, मसलन आप उसमें जनरल नॉलेज आ रखा है, पाकिस्तान हिस्ट्री है, पाकिस्तान स्टडी है, इस्लामिक स्टडीज़ है, उर्दू है, इंग्लिश है, तो कोशिश की है कि तमाम चीज़ों से तमाम जो उसके पोर्शन हैं उनसे क्वेश्चन लिए जाएँ। और नंबर 1 क्वेश्चन हमारे पास है NGO। NGO स्टैंड्स फॉर, NGO से क्या मुराद है? स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और नन ऑफ दीज। तो आपने बताना ये है कि NGO स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गैर हुकूमती जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इट मींस NGO स्टैंड्स फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है MNCs। MNCs स्टैंड्स फॉर मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, मल्टी नेशनलिस्ट कॉरपोरेशंस, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। MNCs मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। ये भी याद रखिएगा कि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशंस होती हैं ये खालिस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कायम की जाती हैं। ये मालियाती इदारे होते हैं, कारोबारी इदारे होते हैं और इनका बुनियादी मकसद जो है वो प्रॉफिट जो है वो हासिल करना होता है, क्योंकि ये बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कायम की जाती हैं। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं ये कारोबारी इदारे जो हैं वो शुमार होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से। द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज प्रोमलगेटेड ऑन March 30, 1970 बाय अयूब खान, याया खान, ZA भुट्टो, नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है याया खान। तो जो जी करेक्ट आंसर है याया खान। द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO वाज प्रोमलगेटेड ऑन March 30, 1970 बाय याया खान। तो ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर है 1970 में जो है याया खान की तरफ से जारी किया गया था और इसी LFO के मुताबिक जो है पाकिस्तान के पहले जो आम इंतखाबात थे जो 1970 में कंडक्ट हुए वो इसी LFO के मुताबिक हुए थे। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान में पहले आम इंतखाबात का इनेकाद LFO के मुताबिक हुआ जो कि 1970 में हुए और ये LFO याया खान ने जारी किया था। और नेक्स्ट पॉइंट है हु वाज द चेयरमैन ऑफ बाउंड्री कमीशन। 1947 के अंदर जो है जब पाकिस्तान कायम हुआ तो जो 3 जून प्लान था उसके मुताबिक ये ज़रूरी करार दिया गया कि सूबा पंजाब जो है और जो सूबा बंगाल है उसको तकसीम कर दिया जाएगा हिंदू अक्सरीती इलाकों में और मुस्लिम अक्सरीती इलाकों में, और उसके लिए एक कमीशन कायम किया गया था। आपने बताना ये है कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ डेट बाउंड्री कमीशन। तो जो सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की तकसीम के लिए जो बाउंड्री कमीशन कायम किए गए थे उसका सरबराह कौन था, उसका चेयरमैन कौन था? उसमें ऑप्शन दिए गए हैं साइरल रेडक्लिफ, जेम्स रेडक्लिफ, एबट रेडक्लिफ और नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज पहला ऑप्शन दुरुस्त है, साइरल रेडक्लिफ वाज द चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन। जो 1947 में सूबा पंजाब और सूबा बंगाल की तकसीम के लिए जो बाउंड्री कमीशन कायम हुए तो उनका जो सरबराह है वो रेडक्लिफ था। उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्टेड इन। आपने बताना ये है कि उर्दू हिंदी जो कंट्रोवर्सी है हिंदुस्तान के अंदर, यूनाइटेड हिंदुस्तान के अंदर जो है कब जो है वो रूनुमा हुई, और उसमें ऑप्शन है 1860, 1865, 1867, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज 1867। उर्दू हिंदी तनाज़ा जो है वो 1867 के अंदर जो है वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान में रूनुमा हुआ था। और नेक्स्ट हमारे पास आ गया जनरल नॉलेज। ये पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन थे और नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो जनरल नॉलेज है। LLB is the abbreviation for the Bachelor of Laws, Bachelor of Law and Leg, Bachelor of Legal Legislature, none of them. The correct answer is Bachelor of Laws. LLB stands for Bachelor of Laws। तो ये याद रखना है कि जिस मकसद के लिए जिस प्रोग्राम के अंदर एडमिशन के लिए आप लेट टेस्ट दे रखे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो प्रोग्राम है जिसको LLB कहा जाता है वो किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो LLB स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ लॉज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाला हारिस इज़ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ USA, फ्रांस, चाइना, नन ऑफ देम। आपने बताना ये है
कि कमाला हारिस जो हैं वो किस मुल्क की वाइस प्रेसिडेंट हैं। उसमें 4 ऑप्शन हैं, यूएसए, फ्रांस, चाइना और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ यूएसए। तो कमाला हारिस जो हैं वो यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट हैं। जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और कमाला हारिस जो हैं वो अमेरिका की इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये भी याद रखिएगा कि कमाला हारिस जो हैं वो अमेरिका की फ़र्स्ट वुमेन जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट है। इससे पहले अमेरिका की तारीख में कभी भी ना तो कोई ख़ातून अमेरिका की प्रेसिडेंट बनी है और ना ही कोई ख़ातून जो है वो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट बनने में कामयाब हुई है। तो कमाला हारिस जो हैं ये अमेरिका की फ़र्स्ट ख़ातून हैं, औरत हैं जो कि अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे के ऊपर फायज हुई हैं। ये 2020 में जो है इनका जो है कामयाबी इनको मिली थी और इस दफ़ा जो है 2024 में आकर जो है इनकी मुद्दत पूरी हो जाएगी और फिर नेक्स्ट नए इलेक्शन के अंदर जो है वो देखते हैं कौन अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनता है। द्रौपदी नर्मो was sworn in as the 15th president of बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि जी एक मिनट जी, द्रौपदी नर्मो वाज स्वार्न के द्रौपदी नर्मो जो हैं इन्होंने किस मुल्क के प्रेसिडेंट के तौर पे 15 प्रेसिडेंट के तौर पे हलफ उठाया था। उसमें ऑप्शन दिए गए हैं बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ इंडिया। तो इंडिया जो है ये उसकी इंडिया की 15th प्रेसिडेंट हैं। द्रौपदी नर्मो वाज स्वार्न इन एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी ख़ातून हैं, ये इंडिया में प्रेसिडेंट के फ़रज़ सर अंजाम दे रही हैं। मोदी जो हैं इंडिया के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और द्रौपदी जो हैं वो इस वक्त इंडिया में बतौर ख़ातून प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो हैं वो फ़रज़ सर अंजाम दे रही हैं। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया इज़ मॉस्को, वारसा, वियना, नन ऑफ देम। आपने बताना ये है कि रशिया जो है जिसका कुछ अर्सा कुछ साल पहले जो है उसका नाम था USSR, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, और इस वक्त उसका नाम है रशियन फेडरेशन। तो रशियन फेडरेशन का जो कैपिटल सिटी है उसका नाम बताइएगा। तो उसमें दुरुस्त ऑप्शन है मॉस्को। मॉस्को इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ रशिया। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। LLM इज़ द स्टैंडर्ड एब्रीवेशन फॉर द मास्टर ऑफ लॉज, मास्टर ऑफ लेजिस्लेशन, बोथ आर करेक्ट, नन ऑफ देम। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप जिस प्रोग्राम के लिए लेट टेस्ट दे रखे हैं उस प्रोग्राम का नाम है LLB। तो जब आप LLB कर लेते हैं तो LLB के बाद जो हर डिग्री है इसके बाद जो डिग्री प्रोग्राम है उसको जो है LLM कहा जाता है। तो ये भी लॉ की डिग्री है और ये भी लॉ की डिग्री है। और जब आप 5 साल प्रोग्राम LLB का कर लेंगे तो उसके बाद अगर आप इसमें मज़ीद तालीम हासिल करना चाहते हैं, मज़ीद कोई हायर एजुकेशन हासिल लेना चाहते हैं तो फिर आपको LLM करना पड़ेगा। और LLM स्टैंड्स फॉर मास्टर ऑफ लॉज। तो पहला ऑप्शन इसमें दुरुस्त है। LLB मीन्स बैचलर ऑफ लॉज, LLM मीन्स मास्टर ऑफ लॉज। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, डेट मीन्स SAARC, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन। आपने बताना ये है कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जो कि आमतौर पे SAARC कहलाती है, वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन, कब कैम हुई थी, यानी SAARC तंजीम का क्याम कब अमल में लाया गया। ऑन December 8, 1985, December 8, 1975, December 8, 1965 और नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ December 8, 1985। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नेपाल के दारहुकूमत खटमंडू में कैम किया गया है। ये भी आपने याद रखना है कि जो SAARC है ये 8 दिसंबर 1985 को कैम हुई और नेपाल के दारहुकूमत खटमंडू में जो है इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैम किया गया है। नेक्स्ट आ गया पाकिस्तान स्टडीज़, और पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है उसको वो किसकी तहरीर है, किसका लिखा हुआ है, उसका खालिक कौन है, क्रिएटर कौन है। हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान, अबू अल असद हफीज़ जलंधरी, लामा शबीर अहमद उस्मानी, फैज़ अहमद फैज़, नन ऑफ देम। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
Abu al-Asr Hafiz Jalandhari wrote the national anthem of Pakistan। तो उसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है दैट इज कंसीडर्ड करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोन ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान बिन कंपोज्ड बाय। आपने बताना ये है कि पाकिस्तान का जो नेशनल एंथम है, पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, जो कि अबू अल-असर हफीज़ जलंधरी की तख्लीक है, उन्होंने लिखा हुआ है, और उसका जो साज है, उसकी जो टोन है, वो किसने तैयार की थी? उसमें है अहमद जी छागला, वजाहत अतरे, नन ऑफ देम। तो इसमें पहला ऑप्शन जो है दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। अहमद जी छागला जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के कौमी तराना यानी पाक सरजमीन शादबाद की टोन जो है वो तैयार की थी। यानी जब आप नेशनल एंथम सुन रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, उसके साथ जो साज बज रहा होता है, वो उस साज के जो खालिक हैं वो हैं अहमद जी छागला। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय। पाकिस्तान का जो कौमी परचम है, द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिज़ाइंड बाय, ये इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? असगर अली, अमीरुद्दीन किदवाई, अहमदुद्दीन उस्मानी, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज अमीरुद्दीन किदवाई। अमीरुद्दीन किदवाई जो हैं ही वाज द पर्सन हु डिज़ाइंड द फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो कौमी परचम है उसका जो डिज़ाइन है वो अमीरुद्दीन किदवाई ने तैयार किया था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इस्लामिक स्टडीज़। इस्लामिक स्टडीज़ में हमने चंद क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर 8 years, 9 years, 10 years and none of these। The correct answer is 10 years। Prophet Muhammad सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव्ड इन मदीना फॉर 10 years। तो मदीना में जो है उन्होंने 10 साल जो है वो क़याम किया। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द एंजल हु डिलीवर्ड मैसेजेस टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वास। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत आम क्वेश्चन है, कमोबेश हम सब लोगों को पता होता है। क्वेश्चन ये है, आपने उस एंजल का नाम बताना है, आपने उस फरिश्ते का नाम बताना है जो कि मैसेजेस डिलीवर करता था हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पैगाम दिए जाते थे, वो कौन सा फ़रिश्ता जो है वो पैगाम डिलीवर करता था। तो आपने उस मुक़द्दस फ़रिश्ते का नाम बताना है। उसमें है जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम, इज़राईल अलैहिस्सलाम। द करेक्ट आंसर इज़ पहला ऑप्शन दुरुस्त है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो हैं वो वही जो है अल्लाह ताला की तरफ से प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो है वो पहुँचाते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो इस्लामियात से रिलेटेड है। सहह सित्ता, आपने बताना ये है कि सहह सित्ता आर बुक्स ऑफ हदीस। तो आपने बताना ये है कि सहह सित्ता में हदीस की कितनी किताबें जो हैं वो शामिल हैं? 5, 6, 7, नन ऑफ देम। द करेक्ट आंसर इज़ 6। सहह सित्ता जो है वो 6 हदीस की मुसनद 6 किताबें हैं जिनको इस्तिलाह में जो है सहह सित्ता जो है कहा जाता है। तो अरबी ज़बान में सित्ता से मुराद 6 होता है। तो हदीस की 6 मुसनद किताबें जो हैं उनको सहह सित्ता कहा जाता है और इनकी तादाद कितनी है? 6, यानी 6 तादाद जो है इनकी शामिल है। और नेक्स्ट हमारे पास उर्दू पोर्शन आ गया है। उर्दू पोर्शन में देखते हैं कौन कौन से सवालात शामिल किए गए हैं। अफसाना किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान, यूनानी ज़बान, फ़ारसी या संस्कृति? तो उसमें दुरुस्त ऑप्शन है फ़ारसी। अफसाना जो है वो फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ बताया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट इन द जुडिशल हिरार्की ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो जुडिशल सिस्टम है जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट है और उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो ये जो हमारा जुडिशल सिस्टम है उसकी जो हिरार्की कायम की गई है उसमें सबसे जो बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट है, जो अपेक्स कोर्ट है, हाई कोर्ट जो है, हाईएस्ट कोर्ट है, उसका नाम क्या है? तो दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, विच इज़ द हाईएस्ट एंड अपेक्स कोर्ट इन द जुडिशियल हिरार्की ऑफ पाकिस्तान? सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
is the highest and apex court in the judicial hierarchy of Pakistan. The correct answer is Supreme Court of Pakistan. Next है, what is the name of the legislature of USA? अमेरिकन जो लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है? पार्लियामेंट, कांग्रेस, फेडरल असेंबली, नन ऑफ देम. द करेक्ट आंसर इज कांग्रेस. कांग्रेस इज़ द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ यूएसए. और अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है वो 2 ईवानों पर मुश्तमिल है. उसका जो लोअर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और उसका जो अपर हाउस है डेट इज़ कॉल्ड सेनेट. मैं आपको कुछ मज़ीद इसके वाले से बातें बता दूं कि जो लोअर हाउस है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी तादाद है 435, और जो अपर हाउस है विच इज़ कॉल्ड सेनेट उसके मेंबर्स की तादाद है 100. और मज़ीद मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ इसके वाले से, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो अमेरिकन सेनेट है जिसके मेंबर्स की तादाद 100 है, तो अमेरिका जो है बुनियादी तौर पे एक फेडरेशन है, वहाँ पे वफाकी निज़ाम हुकूमत है, और अमेरिकन फेडरेशन जो है वो 50 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल है. फेडरेटिंग यूनिट से मुराद स्टूडेंट्स ये होता है कि वफाकी इकाइयाँ, जिसको पाकिस्तान में वफाकी इकाइयों को सूबा कहा जाता है या प्रोविंस कहा जाता है. तो अमेरिका के अंदर जो है, या अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है, या अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो वफाकी इकाइयाँ हैं, जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, उनको स्टेट्स कहा जाता है. तो अमेरिका जो है उसकी जो वफाकी इकाइयाँ हैं उनकी कुल तादाद है 50. और जो किसी भी जो लेजिस्लेचर है या जो भी पार्लियामेंट है या कांग्रेस है, उसका जो अपर हाउस होता है, वो जो वफाक होता है उसमें जो सूबे होते हैं या उसमें जो स्टेट्स होती हैं या उसमें जो फेडरेटिव यूनिट्स होते हैं, तो वफाक में वफाकी निज़ाम के अंदर जो अपर हाउस है उसमें फेडरेटिव यूनिट्स को यानी सूबों को या वफाकी इकाइयों को या रियासतों को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी दी जाती है. तो अमेरिका जो कि 50 इकाइयों पर मुश्तमिल है, हर इकाई को जो है सेनेट के अंदर 2 नुमाइंदे भेजने की अथॉरिटी हासिल है. तो इस तरह 100 जो है ये तादाद बनती है. और एक बहुत दिलचस्प जो है मालूमात हैं वो ये हैं कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट के फ़रज़ सर अंजाम देता है. जब अमेरिका में सदारती इंतखाबात होते हैं तो और उन सदारती इंतखाबात में अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो है एक वाइस प्रेसिडेंट जो है उसका इंतखाब भी अमल में लाया जाता है. और जब वाइस प्रेसिडेंट मुंतखब हो जाता है तो वो मुंतखब होने के बाद अमेरिकन जो सेनेट है उसके सरबराह के फ़रज़ सर अंजाम देता है. तो अमेरिकन सेनेट जिसके मेंबर्स की कुल तादाद 100 है, और उन मेंबर्स में से यानी वो जो 100 मेंबर्स हैं उनमें से किसी को अमेरिकन सेनेट का सरबराह नहीं बनाया जाता, बल्कि अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है जिसका इंतखाब अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ होता है, उसको जो है मुंतखब होने के बाद अमेरिका में सेनेट के सरबराह यानी सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ सर अंजाम देने की अथॉरिटी जो है या अख्तियार जो है वो दिया जाता है. और जब तक अमेरिकन सदर जो है वो अपने ओहदे के ऊपर कायम रहता है तो वो सेनेट के चेयरमैन के फ़रज़ जो है वो सर अंजाम देता है. तो इस तरह ये अमेरिका के अंदर जो है ये दिलचस्प बात है. इसलिए अमेरिकन जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको सेनेट के अंदर वो इतनी कदर अहमियत हासिल नहीं है जो कि दुनिया के बाकी अपर हाउसेस के अंदर उनके चेयरमैन को हासिल होती है, क्योंकि सेनेट अमेरिकन सेनेट के मेंबर ये समझते हैं कि ये जो चेयरमैन है, ये जो नायब सदर है, ये बेसिकली आउटसाइडर है, और इसको वो बाज़ का अमेरिकन प्रेसिडेंट का एजेंट भी समझते हैं कि ये बेसिकली यहाँ पे अमेरिकन प्रेसिडेंट के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठा हुआ है. तो इसलिए अमेरिकन सेनेट के जो मेंबर्स हैं वो इसको अच्छी नज़र से नहीं देखते. तो नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान के अंदर कितनी हाई कोर्ट्स हैं? 4, 5, 7 आर नन ऑफ देम? द करेक्ट आंसर इज़ 5. पाकिस्तान के अंदर 4 सूबे हैं, हर सूबे की सबसे बड़ी अदालत जो है वो हाई कोर्ट है. जिसका पंजाब हाई कोर्ट है, सिंध हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, खैबर पख्तूनख्वा हाई कोर्ट है, और एक हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद यानी वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कायम की गई है. इस तरह कुल मिला के जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 हाई कोर्ट शामिल हैं. यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है. हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको इस तरह की मज़ीद मुफीद और इल्मी मालूमात जो हैं वो आपको हासिल होती रहें, और आपको लेट का टेस्ट कामयाब करने में जो है इसमें रहनुमाई भी जो है वो हासिल होती रहे. थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन. अपने इम्तिहान की तैयारी के ऊपर फोकस करें. चंद दिन आपके पास रह गए हैं, सारी दीगर सरगर्मियाँ छोड़कर जो है इम्तिहान को फोकस करें. अल्लाह ताला आपको हामी नासर हो, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए. इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.